बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स का आपसे इंट्रोडक्शन डिस्कस करूंगा और फिर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स फॉर इंडिटरमिनेट बीम्स यूजिंग म्यूलर ब्रिस्लर प्रिंसिपल और फिर इसकी एक एप्लीकेशन के तौर पर एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ये हम इंडिटरमिनेट बीम्स के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। डिटरमिनेट बीम्स के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं एलिमेंट्री स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स होती क्या है, इसकी तरफ आने से पहले मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये इसका बैकग्राउंड क्या है। आपको पता है, आपने अब स्टील स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन काफ़ी हद तक पढ़ लिया होगा और अब आपको आइडिया होगा कि डिज़ाइन प्रोसेस कैसे प्रोसीड करता है। यानी इसका मतलब ये आप जब डिज़ाइन करते हैं किसी मेंबर को, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बीम को डिज़ाइन करते हैं, तो आपको पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बीम की बात करूँ तो आपको MU चाहिए होता है। ऐसे ये फैक्टर्ड जो बेंडिंग मोमेंट है वो आपको चाहिए, ताकि उसके अगेंस्ट फिर आप, ये आपका डिमांड होता है, इसको आपने रेजिस्ट करना होता है। अब ये MU जो है ज़ाहिर है किसी सेक्शन के ऊपर, किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर आप लोकेट करते हैं और फिर उस MU की बेस पे आप क्या करते हैं, यू सेलेक्ट योर सेक्शन। आपने चूँकि पहले अब स्टील स्ट्रक्चर से आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मटेरियल आपने स्टील डिसाइड किया कि मैंने स्टील यूज़ करना है और आप कोई सेक्शन चूज़ कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। वो सेक्शन ऐसा होता है जो इस MU को रेजिस्ट कर सकता हो। यानी आपका जो इनपुट है डिज़ाइन के अंदर वो ये वाला MU होता है डिमांड। अगर आप बीम डिज़ाइन की बात करें, अगर आप फॉर एग्जांपल टेंशन मेंबर के अंदर बात करें तो प्रॉब्ली आप इसको TU से रिप्रेजेंट करेंगे कि अफेक्टेड टेंशन लोड उसके ऊपर, मेंबर के ऊपर कितना आ रहा है। सिमिलरली कंप्रेशन मेंबर के लिए एंड सो ऑन अदर मेंबर्स के लिए। इससे आप समझ जाएंगे कि ये डिज़ाइन उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक एक एनालिसिस ना किया जाए, और उस एनालिसिस के अंदर कॉम्प्लिकेशंस उस वक्त आती हैं जब हमारे पास डेड लोड के साथ साथ कुछ वेरिएबल लोड्स आते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेंसी का लाइव लोड होता है, विंड लोड हो गया जैसे। अब वो किसी टाइम पे ज़ीरो भी हो सकते हैं, किसी टाइम पे मैक्सिमम हो सकते हैं, किसी टाइम पे इंटरमीडिएट वैल्यू हो सकती है, और प्लस ये कि किसी लोकेशन पे हो सकते हैं और किसी दूसरे लोकेशन पे नहीं भी हो सकते। जैसे लाइव लोड किसी लोकेशन पे अप्लाई हो सकता है और किसी लोकेशन पे अप्लाई नहीं भी हो सकता। जैसे अब एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के किसी पार्ट में मे बी देयर इज सम लाइव लोड, अदर पार्ट्स में बी जस्ट फ्री फ्रॉम लाइव लोड। तो ये इस तरह की सिचुएशन की वजह से फिर हमें कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स। अगर तो एक फिक्स लोड हो और उसी के अगेंस्ट हमें डिज़ाइन करना पड़े तो फिर तो बस उस फिक्स लोड को आप, मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मसलन हमें पता हो कि जी ये कोई बीम है, मैं लेट से 3 स्पैन या चलो थोड़ा सा और लंबा कर 4 स्पैन का बीम है, और इस पर हमें पता हो कि हमेशा जो इसके ऊपर लोड लगेगा वो यही लोड लगेगा। ऐसे कोई करके मैं जो भी यूनिफॉर्म एक लोड ड्रॉ कर दूँ, जो भी कोई लोड है। अब अगर हमें पता हो कि ये लोड कभी चेंज नहीं होगा तो फिर तो बड़ा आसान हो गया। अब इसके अगेंस्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर दें, और उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो यानी आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर दें इसके अगेंस्ट, और आपको जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट है वो मैक्सिमम ऑर्डिनेट आप यहाँ से उठा लें। उस मैक्सिमम अगर आपको ये लोड फैक्टर्ड लोड अप्लाइड था, ठीक है, आपने इस लोड को अप्लाई कर फैक्टर्स लगा लिए थे, अब आपका काम ख़त्म हो गया, आपने मैक्सिमम मोमेंट निकाल दिया, उस मैक्सिमम मोमेंट की बेस पे आप डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे। बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे जो लोड्स लग रहे होते हैं उसमें से एक तो वो लोड है जिसको हम डेड लोड कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड भी और जिसकी पोजीशन भी फिक्स रहती है, जिसको ये डेड लोड तो हर वक्त लगा रहेगा, और सर्टेन जो भी उसकी वैल्यू आप एस्टिमेट कर देंगे वो वैल्यू ही लगी रहेगी। सो ये जो डेड लोड है ये तो वही का उतना ही रहता है। लेकिन जो लाइव लोड है वो हो सकता है कि यहाँ पे लग रहा हो इस रीजन में और इधर ना लग रहा हो, और या वाइस वर्सा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि मुझे अगर किसी सेक्शन को डिज़ाइन करना है, मसलन मैं कह रहा हूँ अच्छा इसमें डिज़ाइन की बात की जब मैं बात कर रहा हूँ तो स्टील और कंक्रीट, यानी स्टील से मेरी मुराद जो अब आप पढ़ रहे हैं इस वक्त सेमेस्टर में स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, यानी स्ट्रक्चरल स्टील का जो डिज़ाइन है, जैसे आप स्टील बीम डिज़ाइन करते हैं, दूसरा मेंबर्स डिज़ाइन करते हैं। एक तो ये स्टील मटेरियल आप यूज़ करते हैं। अगर हम कंक्रीट यूज़ करें तो हम रीइंफोर्स कंक्रीट भी दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम रीइंफोर्स कंक्रीट बना दें, रीइंफोर्स कंक्रीट से बीम बना दें। दोनों मटेरियल्स के लिए दो डिफरेंट
स्टील में ये है कि चूंकि स्टील नॉर्मली आप वाइड फ्लैंज सेक्शन यूज़ करते हैं, अब वो जो वाइड फ्लैंज सेक्शन है वो सिमेट्रिकल सेक्शन होता है, यानी सिमेट्रिकल सेक्शन से मुराद ये है कि उसकी कैपेसिटी जो है वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट यानी हॉगिंग और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट यानी सैगिंग दोनों में एक जैसी रहती है। आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम रिगार्डलेस ऑफ द साइन जस्ट एब्सोल्युटली मैक्सिमम मोमेंट के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं कि वो कितना है, और उसके अगेंस्ट हम सेक्शन चूज़ कर लेते हैं और प्रॉबेबली वही सेक्शन हम थ्रू आउट द लेंथ पे प्रोवाइड करेंगे। ये नहीं होगा कि यहाँ पे डब्ल्यू सेक्शन कोई और है, कंटिन्यूस अगर बीम है तो, कंटिन्यूस बीम की ज़ाहिर बात कर रहा हूँ, बाकी बीम का एनालिसिस तो बड़ा सिंपल है। कंटिन्यूस है या जिसको हम इंटीग्रल भी कहते हैं, इंटीग्रल बीम है अगर, तो उस केस में ज़ाहिर है अब जो सेक्शन आप यहाँ उठाएंगे वही सेक्शन नॉर्मली वहाँ आगे भी कंटिन्यू करेगा। स्टील के केस में ये तो नहीं होगा ना कि स्टील के केस में हम एक सेक्शन जहाँ जहाँ मोमेंट कम है वहाँ सेक्शन हल्का हो जाए और जहाँ मोमेंट ज़्यादा है वहाँ सेक्शन बड़ा हो जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। फैक्ट्री से जो एक कांस्टेंट साइज़ का जो भी एक साइज़ हम सिलेक्ट कर लेंगे वो साइज़ हम थ्रू आउट फिर प्रोवाइड करेंगे। तो स्टील के केस में तो हम जस्ट रिगार्डलेस द साइन जस्ट मैक्सिमम के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं कि वो पॉजिटिव में मैक्सिमम है या नेगेटिव है, बस हम उस मैक्सिमम वैल्यू पे कर लेते हैं। लेकिन कंक्रीट के अंदर ऐसा नहीं होता, और कंक्रीट के अंदर ऐसा भी नहीं होता कि हम थ्रू आउट जो कंक्रीट पे बेसिकली दो चीज़ें फिर आएंगी, जो मैं इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर रहा हूँ कि ताकि आप प्रिपेयर हो जाएं फॉर द नेक्स्ट कोर्स। कंक्रीट में फिर दो चीज़ें आ जाएंगी, एक इसमें कंक्रीट होगा और दूसरा उसके अंदर री बार्स होंगी, स्टील की लॉन्गिट्यूडनल बार्स होंगे, ठीक है। अब वो डिटेल आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब ये स्टील हमें कितना डालना है ये डिपेंड कर रहा, ऊपर डालना है या ज़्यादा डालना है या नीचे डालना है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमारा मोमेंट किस सेंस का मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। हमें स्टील उसी तरफ डालना होता है जिस तरफ टेंशन प्रोड्यूस हो रही होती है। टेंशन प्रोड्यूस मसलन अगर हम सैगिंग की बात करें, जैसे हम कहेंगे जी इस लोकेशन पे सैगिंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि इस लोकेशन पे नीचे टेंशन है और ऊपर कंप्रेशन है। अब ये टेंशन वाली साइड पे हमें बार्स, जैसे मैंने ये नीचे बार्स ड्रॉ की हुई हैं, ये बार्स हमें चाहिए होंगी, इसका मतलब यहाँ पे नीचे हमें रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हो सकते हैं कि सैगिंग हो रही, सॉरी हॉगिंग हो रही, और उस जगह यहाँ पे टेंशन ऊपर हो जाए और कंप्रेशन नीचे वाली साइड पे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, तो हमें रीइंफोर्समेंट जो है वो जहाँ अब आपने नीचे जैसे डाली हुई थी पहले, अब हमें ऊपर रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ जाएगी। अब ये डिटेल आप बाद में पढ़ लेंगे जब आप रीइंफोर्स कंक्रीट PRC1 नेक्स्ट सेमेस्टर में टेकअप करेंगे। लेकिन यहाँ पे उसको डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि हमें जो इंफॉर्मेशन एनालिसिस से रिक्वायर्ड होती है कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के लिए, वी नीड कि मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट हमें अलग से चाहिए होते हैं और मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट्स हमें अलग से चाहिए होते हैं, और प्लस हमें ये नहीं है कि थ्रू आउट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या थ्रू आउट दी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है वो उस एक वैल्यू के अगेंस्ट हम सारी जो रीइंफोर्समेंट है वो एक ही वैल्यू की बेस के ऊपर बेस करेगी। नहीं, वो वैल्यू जो है वो हर स्पैन के लिए, मसलन हम कहेंगे जी इस स्पैन में मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट कितना है, इस स्पैन में मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट कितना है, इसी तरह इस स्पैन में मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट कितना है। हर स्पैन का मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट और उस स्पैन के अंदर जो सपोर्ट है, यानी मसलन सपोर्ट के ऊपर नेगेटिव मोमेंट नॉर्मली प्रोड्यूस हो जाता है जब आप लोड लगाते हैं, तो ये जो सपोर्ट रीजन है ये नेगेटिव मोमेंट के अगेंस्ट ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं कि हॉगिंग होगी सपोर्ट के ऊपर तो ये टेंशन ऊपर वाली साइड पे प्रोड्यूस होगी और हमें यहाँ रीइंफोर्समेंट देनी पड़ेगी और इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा कि ये रीइंफोर्समेंट कितनी दी जाए। कटिंग इट शॉर्ट, आपको अगर मसलन इसी बीम को डिज़ाइन करना हो तो इसमें हम सर्टेन क्रिटिकल सेक्शंस चूज़ कर लेते हैं कि उन क्रिटिकल सेक्शंस पे मसलन हम कहते हैं जी ये हमारा एक क्रिटिकल सेक्शन है, ये हमारा दूसरा क्रिटिकल सेक्शन है, ये हमारा तीसरा क्रिटिकल सेक्शन है। क्रिटिकल सेक्शन से मुराद ये कि हम इस स्पैन में यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे और उसकी बेस पे कोई कंक्रीट रीइंफोर्स कंक्रीट का सेक्शन डिज़ाइन कर देंगे। वो सेक्शन हम इस पूरे रीजन में एटलीस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, यानी वो जो रीइंफोर्समेंट हमने कैलकुलेट की होगी वो हम इस रीजन के अंदर प्रोवाइड कर लेंगे। अच्छा, दूसरा हम इसी तरह कहेंगे जी ये मिड स्पैन सेक्शन जो है ये क्रिटिकल सेक्शन है इस वाले स्पैन का, इसके अंदर हम यहाँ पर इस स्पैन में जो है वो मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट कैलकुलेट कर देंगे और उसके हमने क्रिटिकल सेक्शन ये चूज़ कर लिया मिड स्पैन वाला सेक्शन। तो अब इसके ऊपर जो मैक्सिमम मोमेंट आ सकता है वो हम कैलकुलेट कर देंगे और उसकी बेस पे ये सारा डिज़ाइन करेंगे। इसी तरह से हमें कहेंगे जी इस थर्ड स्पैन में इस जगह मिड स्पैन के ऊपर जो मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट प्रोड्यूस हो सकता है ड्यू टू एनी पैटर्न ऑफ लोडिंग वो हमने कैलकुलेट करना है, फिर हमने
उस तीसरे स्पैन के अंदर वो सारा पॉजिटिव मोमेंट उसी मोमेंट की बेस पे प्रोवाइड करना है। इसी तरह से नेगेटिव मोमेंट के लिए हमें अलग अलग चाहिए होगा कि मसलन हम कहेंगे जी इस सपोर्ट के लिए इस सपोर्ट पे कितना मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट प्रोड्यूस हो सकता है। उस नेगेटिव मोमेंट जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी उसके अगेंस्ट हमारा सेक्शन डिज़ाइन हो जाएगा। वो सेक्शन हम इस लोकेशन से कुछ डिस्टेंस तक और इसी तरह इस लोकेशन से कुछ डिस्टेंस तक वही सेक्शन हम प्रोवाइड कर देंगे, यानी वही रीइंफोर्समेंट हम इस तरफ और इस तरफ थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस, कितना डिस्टेंस तक जाना ये डिटेल में आप बाद में पढ़ लेंगे, ये आप प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरह से आप इस सपोर्ट के ऊपर मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट आप कैलकुलेट कर देंगे और उसकी बेस पे जो आंसर आएगा आपका सेक्शन डिज़ाइन होगा, वो सेक्शन आप थ्रू आउट सर्टन लेंथ एक्सटेंडिंग ईच वे फ्रॉम द सपोर्ट आप वो सेक्शन आप प्रोवाइड कर देंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने का पर्पज़ ये था आपको आइडिया हो जाए कि हमें इस वक्त एनालिसिस में क्या चीज़ आ जानी चाहिए, ताकि जब हम आगे डिज़ाइन करने जाएँ कंटिन्यूस बीम तो हमें एनालिसिस वाला पार्ट पहले आ चुका हो, क्योंकि एनालिसिस वाला पार्ट तो अपने एनालिसिस में पढ़ना है ना, डिज़ाइन में तो आप डिज़ाइन पढ़ेंगे कि आप डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो इसमें हम हमारा ऑब्जेक्टिव्स, अगर हम स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं तो फिर तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि बस हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मोमेंट चाहिए रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव, और उसकी बेस पे हमारा पूरा एक ही सेक्शन थ्रू आउट ऑल ओवर द स्पैन्स एक ही सेक्शन चला जाएगा एंड दैट इज़ इट। लेकिन कॉन्क्रीट में यू हैव टू गो पीस वाइज स्पैन वाइज आपको जाना पड़ेगा, और यू नीड टू नो maximum positive moments separately and maximum negative moments separately at different locations in order to provide steel in those locations according to the moment demand. ये इस बैकग्राउंड के साथ अब आपको यानी इसमें हमें हो सकता है कि ये कैलकुलेशन कहीं पे करनी पड़ जाए कि ये जो लोकेशन है इस लोकेशन पे बताएं कि मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट कितना प्रोड्यूस हो सकता है ड्यू टू सर्टन कोई भी, यानी मसलन हमें दिए जाए कि ये डेड लोड है और प्लस इसके ऊपर लाइव लोड लगना है, उसकी लेट से कोई इंटेंसिटी हमें पता हो, वो इंटेंसिटी, ये लोड कैलकुलेशन मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, डेड लोड की कोई इंटेंसिटी हमें पता हो और ये लाइव लोड की भी कोई इंटेंसिटी हमें पता हो, और हमें ये कैलकुलेट करना पड़ जाए कि ये अगर यहाँ पे मैं चाहूँ कि मेरे पास मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट आए तो मैं लोड कहाँ लाइव डेड लोड तो वहीं हर वक्त वही उसी जगह पे पड़ा रहेगा ना, लेकिन लाइव लोड किस जगह बीम के किस हिस्से में लगाया जाए, अगर वो लेट से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइव लोड है, ठीक है, यूडीएल है लाइव लोड, उसको मैं किस जगह कितने स्पैन तक लगाए रखूँगा ताकि मेरे पास वो जो यहाँ पे मोमेंट है वो मैक्सिमम मोमेंट बन जाए, लेट से मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट बन जाए, ठीक है। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स। अब मैं आता हूँ कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या चीज़ होती है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम अगर मैं आपके सामने एक सिंपल बीम ड्रॉ कर दूँ कि जी ये एक सिंपल बीम है और आप मुझे बताएं कि जी अगर मैं लोड को इस तरह से डिफरेंट लोकेशंस पे यहाँ पे या कहीं और लोकेशन पे प्लेस करता जाऊँ तो एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर लोड इफेक्ट किस तरह से चेंज होगा। मसलन लोड इफेक्ट में चूज़ कर लेता हूँ यहाँ का रिएक्शन, मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं लोड यहाँ अप्लाई करूँ तो यहाँ पे कितना रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर नहीं ये लोड यहाँ के बजाय मैं यहाँ प्लेस कर दूँ तो फिर इसी जगह पे रिएक्शन कितना होगा। ठीक, फिर मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ अगर यही लोड रखा जाए तो फिर ये रिएक्शन कितना हो जाएगा। यानी बार बार मैं इसी रिएक्शन के बारे में पूछता जाऊँ और मैं आपसे लोड जो है वो अलॉन्ग द स्पैन चेंज करता जाऊँ, तो वो जो एंड में मेरे पास डायग्राम बनेगी कि मैंने लोड फॉर एग्जांपल इस डिस्टेंस पे रखा। हम आमतौर पे फिर यूनिट लोड के लिए कर लेते हैं ये एनालिसिस इन्फ्लुएंस लाइन का, बाद में अदर देन यूनिट लोड्स के लिए हम बाद में खुद से उसको यूज़ कर सकते, यानी मल्टीप्लाई करके, वो आप प्रोसीजर पढ़ चुके होंगे। तो यूनिट लोड के लिए हम कर लेते हैं। ये आपने यूनिट लोड यहाँ लगाया और यहाँ रिएक्शन फाइंड किया। अब ये जो रिएक्शन आपने यहाँ का निकाला है, लेट से आर ए अगर हम उसको कह देते हैं, ये आपके पास, अगर मैं इसको कह दूँ, इस फिगर जो मैं ड्रॉ करने लगा हूँ इसको मैं आई एल डी फॉर आर ए कह दूँ, तो ये मेरे पास आई एल डी फॉर आर ए का एक ऑर्डिनेट आ गया जो इस जगह पे मैं लगाऊंगा। यानी ये जो आंसर आएगा आर ए का, ये आंसर आ जाएगा, ये मेरा आई एल डी का ऑर्डिनेट होगा एट दिस लोकेशन, ठीक है। तो मेरे पास एक का मतलब एक पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से मैं वो कर सकता हूँ अब आगे, या मैं स्टार्ट अगर यहाँ से करता तो मेरे पास यानी अगर मैं स्टार्ट करता यहाँ से कि जी यहाँ पे लोड लग रहा है 1.0 का,
अब आप मुझे बताइए ये रिएक्शन कितना होगा, तो आपने वो रिएक्शन निकाला और कहा कि जी ये रिएक्शन इतना निकला था, ये मेरे पास एक ऑर्डिनेट आ गया। फिर आपने कहा जी ये लोड थोड़ा सा और अंदर की तरफ चला गया, यहाँ पे लग रहा है। अब आपने अगेन ये रिएक्शन कैलकुलेट किया और फिर ये आपके पास सेकंड ये वाला ऑर्डिनेट आपके पास आ गया, ये जो सेकंड मैंने क्रॉस लगाया। फिर आपने ये लोड थोड़ा सा और आगे मूव किया, यहाँ पे रखा और फिर ये रिएक्शन कैलकुलेट किया और वो जो आंसर आया वो आपके पास यहाँ वाला ऑर्डिनेट आ गया ILD का। ठीक इस तरह से आप लोड को मूव करते गए आगे और आपके पास पॉइंट्स आते गए और आपने जब उनको ज्वाइन किया तो वो जो ज्वाइन करने के बाद लाइन बन गई है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस केस में। तो ये जो लाइन है दिस इज ILD फॉर RA, रिएक्शन एट ए। ये हमारे पास इस RA इस पर्टिकुलर केस में इसको हम कहेंगे लोड इफेक्ट, यानी इन जनरली ये लोड इफेक्ट है। यहाँ पे हम RA की जगह पे शेयर भी लिख सकते हैं, शेयर इज ऑल्सो अ लोड इफेक्ट, मोमेंट इज ऑल्सो शेयर, मोमेंट इज ऑल्सो अ लोड इफेक्ट। तो ये हमारा इस वक्त का लोड इफेक्ट हम जो या जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट था वो इस वक्त रिएक्शन एट A था, वो रिएक्शन एट B भी हो सकता था या किसी भी जगह पे शेयर भी हो सकता था या मोमेंट भी हो सकता था। इस अगर मेरे ख्याल से अगर आपको ये समझ आ गया है तो अगर मैं कहूँ कि इसी बीम के लिए मुझे आप ILD ड्रॉ करें ILD ड्रॉ करें फॉर एग्जांपल शेयर एट दिस लोकेशन, तो आप क्या करेंगे कि आप ILD बना देंगे। ILD का जो भी ऑर्डिनेट होगा, लेट्स से आपकी ILD कुछ इस तरह की बन जाती है। ठीक, अभी आप प्रोसेस पढ़ चुके हैं कैसे बनती है, अभी हम अनडिटरमिनेट बीम्स की तरफ फोकस करेंगे ज़्यादा। अब इस ILD का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब मैं यूनिट लोड लेट्स से इस जगह पे रखता हूँ, यहाँ पे यूनिट लोड लगता हूँ, तो इस लोकेशन पे B लोकेशन पे जो शेयर की वैल्यू बनती है वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्शन काटेंगे और उससे पहले आप शायद रिएक्शन भी कैलकुलेट कर चुके होंगे। सेक्शन काट के आप यहाँ पे ये वाला रिएक्शन आप कैलकुलेट कर चुके होंगे और यहाँ पे जो शेयर बनेगा आप इसको साइन जो भी ड्रॉ करना चाहिए, इस शेयर को आप कैलकुलेट कर लेंगे और वो शेयर की वैल्यू जो है आपने कैलकुलेट जो कर ली वो आपने यहाँ पे प्लॉट की थी, ये वैल्यू ऐसे, ये मतलब है यानी ये जो सारी डायग्राम है ILD फॉर VB, मैं इसको कह देता हूँ शेयर एट B। ये हर दफ़ा मैंने शेयर निकाले B पॉइंट पे, बस लोड में चेंज करता गया हूँ। यानी अगर मैं लोड यहाँ रखूँ फिर भी B पे शेयर फाइंड कर दूँ तो ये मेरे पास ये वाला ऑर्डिनेट, इसी तरह से सो ऑन। सो यही बात बेंडिंग मोमेंट के लिए भी वैलिड है। अगर मैं बेंडिंग मोमेंट के लिए डिस्कस करूँ इसी को, तो मैं कह सकता हूँ कि बेंडिंग मोमेंट के केस में अगर मैं कहूँ कि जी इसी लोकेशन के ऊपर आप मुझे बेंडिंग मोमेंट के लिए ILD ड्रॉ करके दें, तो उस ILD की लेट से ये वाली शेप बन जाती है। ठीक, ये दो स्ट्रेट लाइन इस तरह से। इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब भी अगेन वही बनेगा कि जब आप यहाँ पे लोड रखते हैं और B पे मोमेंट जो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसका जो आंसर है वो आपने यहाँ प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, ऑल दीज ऑर्डिनेट्स आर टेलिंग यू बेंडिंग मोमेंट एट जस्ट वन लोकेशन एट वन स्पेसिफाइड पॉइंट। और चेंज क्या चीज़ हो रही है, हर दफ़ा आप जहाँ लोड प्लेस कर रहे हैं तो उस हिसाब से उस जगह का आप ऑर्डिनेट ऑब्टेन करते जा रहे हैं। इस रिविजन के साथ नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, दिस इज सिंपल व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर डिटर्मिनेट बीम। फॉर एग्जांपल दिस सिंपली सपोर्टेड बीम इज अ डिटर्मिनेट बीम। लेकिन जब आप इनडिटर्मिनेट बीम्स के लिए करेंगे देन the concept is still the same, but indeterminate beam may, for example, if you just consider a multi-span beam like this, ठीक है, like this, ठीक है, मल्टी स्पैन बीम है। अब इस मल्टी स्पैन बीम का अगर आप ILD में आपसे कहूँ कि जी मुझे यहाँ पे मोमेंट के लिए ILD आप बताएं, आप ड्रॉ करके दें। अब इसमें अगर आप इस बेसिक प्रोसीजर से करने लग जाएं कि आप एक दफ़ा यहाँ पे लोड रखते हैं यूनिट लोड और यहाँ मोमेंट निकालते हैं, फिर अगली दफ़ा आप और इससे आप लेट से ड्रॉ करने लग जाते हैं ILD। ठीक है, आपने यहाँ पे लोड रखा और आपने कैलकुलेट किया कि जी यहाँ पे इतना मोमेंट प्रोड्यूस होगा, फिर आपने दोबारा से यहाँ पे लोड रखा और फिर यहाँ का मोमेंट कैलकुलेट किया। अब ये कहने में बड़ा आसान है कि यहाँ लोड रखा और ये मोमेंट कैलकुलेट किया और यहाँ आपने ILD का जो ऑर्डिनेट है वो प्लॉट कर दिया। कहने को बड़ा आसान है ये, लेकिन अब ज़ाहिर है नाउ यू कैन अंडरस्टैंड आफ्टर डूइंग दिस फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड्स कि ये एक एनालिसिस करने में अच्छा खासा आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे लोड लग रहा है और ये कितने डिग्री इनडिटर्मिनेट, अगर फोर्स मेथड यूज़ करें तो यू कैन सी कि ये कितने डिग्री इनडिटर्मिनेट है, 1 2 3 4
बल्कि मैं ऐसे काउंट कर लेता हूँ कितने एक्स्ट्रा रोलर्स हैं, 1 2 3 एक्स्ट्रा 3 डिग्री इंडिटरमिनेट है ये। अब एक सोल्यूशन करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी तरह से अब अगर हमने फिर अगले पॉइंट के लिए करना होगा तो फिर अगले पॉइंट के लिए फिर हम इतना ज़्यादा बीम को, लंबी बीम को, चाहे जो भी मेथड यूज़ करें, फोर्स मेथड करें, जो भी मेथड यूज़ करें, ये लंबा प्रोसेस बनेगा। अब इस प्रोसेस को काइंड ऑफ जैसे आपने ILD जब आप डिटर्मिनेट बीम के लिए भी ड्रॉ कर रहे थे, अब ये जो मैंने ILD ड्रॉ कर ली है, ये मैंने गैस कर ली है इसको, यानी मेरे माइंड में कोई चीज़ थी कि मैंने जिसको प्ले किया और आई वाज एबल टू ड्रॉ दिस शेप। अब मुझे एग्जैक्ट ऑर्डिनेट्स इसके आल्दो अभी नहीं पता राइट अवे, लेकिन क्योंकि मेरे पास और इन्फॉर्मेशन शायद नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि ये इसकी शेप होगी। इस शेप को क्विकली प्रिडिक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल, जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस मुलर-ब्रिस्ला प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल पे जाने से पहले व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि यू नीड टू रिकॉल, रादर लेट मी शो यू अ फिगर। इस फिगर को देखिएगा। इस फिगर में आप राइट नाउ इस फर्स्ट जो ए फिगर है इसको ज़रा फोकस कीजिएगा, जिसमें आपको एक बीम गिवन है। ये 4 स्पैन बीम है और इसमें आपको 5 स्पैन बीम है, और इसमें आपने ILD ड्रॉ करना है फॉर मोमेंट एट ए, फॉर नेगेटिव मोमेंट ज़ाहिर आएगा, फॉर नेगेटिव मोमेंट एट ए आपने ड्रॉ क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ और डिटरमिन द ILD फॉर नेगेटिव मोमेंट एट ए। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने यहाँ लोड रखा और इस ए पॉइंट के ऊपर आपने मोमेंट फाइंड किया, फिर आप उससे आपके पास ILD का जो, अगर हम ड्रॉ करना चाहें, लेट्स से मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ मोमेंटेरीली, आपके पास ILD का एक ऑर्डिनेट आ जाएगा जो कि इधर वाला ऑर्डिनेट होगा, ठीक है। लेट्स से ये ऑर्डिनेट आपके पास 0 आ जाता है ऐसे। अच्छा, फिर दूसरा आप ILD, फिर आप लोड को मूव करते हैं, यहाँ के बजाय यहाँ प्लेस कर देते हैं, और फिर अगेन आप इस ए पॉइंट पे मोमेंट निकालते हैं कि यहाँ पे कितना मोमेंट बनता है। उसके वो जो आपका आंसर आता है वो आप यहाँ प्लॉट कर देते हैं, ठीक। लेट्स से आपने यहाँ प्लॉट कर दिया उसको। इसी तरह फिर आपने नेक्स्ट लोड को इससे आगे और मूव कर दिया, फिर ए पे मोमेंट निकाल दिया, फिर आपने और आप मूव करते गए सारे, और हर दफ़ा आप ए के ऊपर मोमेंट निकालते गए, यहाँ तक कि आप आखिर में यहाँ पहुँच गए और आपने ए पे मोमेंट कैलकुलेट किया और उसको, उस ऑर्डिनेट को यहाँ प्लॉट यहाँ प्लॉट कर दिया। अब बाद में आपने उसको सारी लाइंस को जब ज्वाइन किया तो आपके पास एक उसकी जो ILD बन गई है, इस तरह से ILD बन जाएगी। अब वो ILD बनाने का जो एक स्टेप है, यानी उस ILD का जो ऑर्डिनेट है एट दिस लोकेशन, वो हम इस के अंदर एलैबोरेट करते हैं कि एक गिवन लोकेशन पे आप किस तरह से, गिवन लोकेशन पे आप ILD का ऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। ILD फॉर मोमेंट एट नेगेटिव मोमेंट एट ए, इसका इस लोकेशन पे हमने अभी डिस्क्राइब किया हुआ कि आप कैसे, अगर ये यूनिट लोड यहाँ पे लग रहा हो तो आप कैसे मोमेंट। तो अब ये ज़ाहिर है इनडिटरमिनेट बीम है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको अगर हम फोर्स मेथड को रिकॉल करें तो हमें कुछ रिडंडेंस लेने पड़ते, यानी हमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेथड ये हो सकता है कि हम रिडंडेंट लें, यहाँ पे जो मोमेंट है ए के ऊपर जो मोमेंट है उसको एज ए रिडंडेंट लें, और इसी तरह से हम और बहुत सारे हमें रिडंडेंट लेने पड़ते, लेकिन हम इस वक्त फाइंड जो चीज़ करना चाह रहे हैं वो ये MA है, यानी ए के ऊपर मोमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हमने जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया वो हमारा, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर भी इनडिटरमिनेट ही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे मोमेंट निकालना चाह रहा हूँ ए के ऊपर, और इसके अंदर मैं ए पे मोमेंट निकालने के लिए मैंने ए के ऊपर जो मोमेंट है उसको एज रिडंडेंट ले लिया, यानी प्राइमरी अननोन के तौर पे ले लिया, क्योंकि यही मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। लेकिन अब मैं इसको सॉल्व चूँकि नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, यानी प्रोसेस आप कह लें, एक डेरिवेशन आपको समझा रहा हूँ, एक प्रिंसिपल आपको समझा रहा हूँ। ये जो हमारा प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को ये मैं समझाने के लिए कर रहे हैं इसको। तो हमने जो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है,
दिस और प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और उस प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी इसको अगर आप छोड़ दें, यानी खाली प्राइमरी स्ट्रक्चर तब बनता अगर हम यहाँ पे हिंज इंसर्ट कर लेते, मोमेंट रिलीज इंसर्ट कर लेते, और उसके बाद बस और कुछ ना लगाते। ये जब ये इसको अगर मैं जिसको मैं सर्कल करने जा रहा हूँ, दिस इज़ आवर प्राइमरी स्ट्रक्चर। अच्छा, अब सॉल्व हम किस तरह से करते हैं? सॉल्व हम इस तरह से करते हैं कि इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर हम जो एक्सटर्नल लोडिंग है वो अप्लाई कर लेते हैं जी। प्राइमरी स्ट्रक्चर ये अपने एक्सटर्नल लोडिंग यहाँ अप्लाई कर दिए, और यहाँ आपने रिडंडेंट की यूनिट वैल्यू ऑफ रिडंडेंट अप्लाई कर दिया। वो रिडंडेंट आपका MA है, आपकी उसने रिडंडेंट यूनिट वैल्यू ऑफ रिडंडेंट आपने अप्लाई कर दिया। अच्छा, ये 1 हमारा एक्सटर्नल हमारी लोडिंग, ये 1 है, 1 जो भी यूनिट से आप काम कर रहे हैं, 1 किलोमीटर 1 के जो भी है, ये इसको हम इसको 1 ही कहेंगे। अच्छा, ओके, सो अब आपको पता है जब हम किसी सपोर्ट की किसी जगह पे मोमेंट को रिडंडेंट ले लें, जैसे आप इससे पहले भी कर चुके हैं ये काम, तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट मेजर लेना पड़ता है इसके लिए, वो एक रिलेटिव रोटेशन को डिस्प्लेसमेंट मेजर लेना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सटर्नल लोडिंग अप्लाई करेंगे, और हमें यहाँ पे ए के ऊपर रिलेटिव रोटेशन ऑफ दी एडजेसेंट क्रॉस सेक्शन सेट ए, उनका वो फाइंड रिलेटिव रोटेशन फाइंड करना होगा। अब जाहिर ये लोड इस तरफ लग रहा है, तो ये लोड सिर्फ हिंज से इस तरफ वाला जो सेक्शन है बीम का, ये वाला सेक्शन, इसी में ही डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर पाएगा, दूसरी तरफ उसका वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे हिंज है। अच्छा, और यहाँ पे ज़ाहिर है कोई ना कोई रोटेशन, जो सेक्शन की रोटेशन होगी, उस रोटेशन को हमने नाम दे दिया थीटा ए, और ये जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है ये एक्स, हमने इसको एक्स क्यों दिया नाम सेकंड सबस्क्रिप्ट? असल में सेकंड सबस्क्रिप्ट का पर्पस होता है कि जहाँ पे लोड लग रहा है वो आप बताएं, कि मसलन अगर ये इस पॉइंट का नाम होता, मैं इसको कोई और मसलन बी नाम दिया होता, तो हमें इसको थीटा ए बी कह सकता था, ठीक, लेकिन हमने इसको थीटा ए एक्स नाम दिया। इसकी भी एक वजह है, क्योंकि ये जो यूनिट लोड हमने लगाया है ये इस वक्त एक आर्बिट्रेरी लोकेशन है। ये यूनिट लोड ज़ाहिर है अभी इस वक्त इधर लगाया है, किसी और टाइम पे हमने इसको कहीं और लगाना था, फिर कहीं और लगाना था, और फिर हमने इस तरह से करना था ना, ILD जो ड्रॉ करनी है, यानी 1 ये जो हमारी लोकेशन है इस वक्त हमने कंसिडर की हुई है, एक आर्बिट्रेरीली स्पैन में कहीं भी हमने लोकेशन शो कर दी हुई है, और उस लोकेशन को हमने x डिस्टेंस से डिफाइन कर दिया। अब चूँकि ये x को ये बता रहा है कि यूनिट लोड जब वो यूनिट लोड जब x डिस्टेंस के ऊपर अप्लाइड हो, तो उस वक्त जो हमारा ए पे रोटेशन प्रोड्यूस होगी प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर, जो रिलेटिव रोटेशन होनी है, वो उसको नाम दे दे थीटा ए एक्स। ज़ाहिर है इस तरफ वाले तो सेगमेंट है वो तो अनरोटेटेड रहेगा, तो जितनी रोटेशन इस तरफ वाले क्रॉस सेक्शन की होगी उतनी ही रोटेशन हमारी रिलेटिव रोटेशन उतनी ही हो जाएगी। सो थीटा ए एक्स आ जाएगा हमारे पास एक। फिर हम नेक्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर को ऊपर यूनिट वैल्यू ऑफ रिडंडेंट अप्लाई करेंगे, और वो आपको प्रोसीजर पता है आई एम सॉरी, MA1 = 1 और MA = 1 दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब इससे अगेन कुछ इसकी डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी। अब इस केस में आपको नज़र आ रहा है दोनों तरफ की शेप्स डिफ्लेक्टेड है, इसलिए कि हिंज से इस तरफ वाली शेप के ऊपर भी एक यूनिट लग रहा है मोमेंट, और इस तरफ वाली शेप के ऊपर एक यूनिट मोमेंट लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक बात समझनी है, ये डिफ्लेक्टेड शेप आपने गेस करना आपको आना चाहिए, यानी ये डिफ्लेक्टेड शेप जो बनी हुई है ना, ये शेप आपको पता होना चाहिए कि आप इसको यानी गेस कर सकें, ये शेप आप गेस कर सकें। अब आप देखिएगा यहाँ पे जब ये हॉगिंग मोमेंट लगेगा इस एंड के ऊपर, तो ये ज़ाहिर है इस सेगमेंट के अंदर हॉगिंग प्रोड्यूस करेगा, ठीक। इसी तरह से इस तरफ ये भी हॉगिंग मोमेंट लगेगा, तो ये इसके अंदर हॉगिंग प्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद अब ज़ाहिर है अगर ये सेक्शन ऊपर उठ जाए और हमने इसको कुछ पॉइंट्स के ऊपर ऐसे फिक्स से मुराद ये कि होल्ड किया हुआ हो, अपवर्ड मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया हो, तो जाहिर है कि फिर ये इन जगहों से ही होके गुजरेगा, और बीच में अगर यहाँ पे ऊपर उठा हुआ है तो इस तरफ ये नीचे जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा और फिर ऊपर उठेगा। ये आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। कंटिन्यूस बीम में आप कंटिन्यूस बीम को, मतलब मैं आपको वैसे कोई एग्जांपल दूँ, आप इस बीम को आप यहाँ से उठा लेते ना ऊपर, तो इसने इस जगह से उठ जाना था, ठीक है, इसने इस जगह से ऐसे उठ जाना था,
और उसके बाद से मैं शेप आपको बता सकता हूँ। यहाँ इसने नीचे जाना है, यहाँ इससे फिर नीचे जाना है, इस नीचे के बाद फिर ऊपर, फिर इसके बाद नीचे। यानी डिफ्लेक्टेड शेप आपको समझ आनी चाहिए कि कंटिन्यूस बीम को जब आप एक जगह से डिस्टर्ब कर लेते हैं तो रिमेनिंग जो सेगमेंट्स है वो कैसे बिहेव कर। असल में अगर यहाँ से इसको ऊपर उठा लेता, दोनों साइड्स को, इसको भी और इसको भी साइड को ऊपर उठा लेता, तो आई एम सॉरी, इस तरह करके ये शेप बना लेता, तो यहाँ से इसने नीचे फिर ये ऊपर, इसी तरह ये नीचे और फिर ये ऊपर, यानी अल्टरनेटिवली ऊपर और फिर नीचे, ऊपर और फिर नीचे सेगमेंट्स के अंदर ये इसकी डिफ्लेक्टेड शेप बनती जाएगी। और दूसरा ये कि जहाँ से आप डिस्टर्बेंस देंगे वहाँ पे मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होगी, और उसके बाद मसलन मैं इस जगह से उठा लूँ, अगर इसको उठाने से मरा दिया कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर फ्री हो जाए ये वाली साइड, यानी ये वाली साइड किसी तरह से मैं अगर उठा सकूँ, तो यहाँ पे मैं जहाँ उठा रहा हूँ उसको वहाँ ज़्यादा उठेगा, नीचे इस तरफ ये फिर नीचे आएगा, लेकिन ये जो नीचे आना होगा ये थोड़ा कम ही, बहुत इसके मुकाबले में ये ऑर्डिनेट, ये वाला ऑर्डिनेट काफ़ी छोटा होगा। यानी जहाँ पे आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं वहाँ का ऑर्डिनेट, इसका डिफ्लेक्टेड शेप की बात कर रहा हूँ, वो बड़ा होगा, और अवे फ्रॉम जितना उससे जाते जाएंगे वो उसके जो स्केल है वो छोटा होता जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, सो ये आपको समझ आनी चाहिए इस प्रिंसिपल को। ये प्रिंसिपल अप्लाई करना, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम इंडिटरमिनेट बीम की आईएलटी, हम सिर्फ इंडिटरमिनेट बीम के हम सिर्फ आईएलटी की शेप में इंटरेस्टेड होते हैं, वैल्यू हम नहीं, ऑर्डिनेट की स्पेसिफिक वैल्यू कितनी है इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं होते। हम सिर्फ ये पैटर्न्स डिसाइड करना चाह रहे होते हैं, कहाँ पे लोड रख लेना चाहिए और कहाँ पे लोड नहीं रखना है। ये मैं इसकी बात कर रहा था कि आपको इसकी डिफ्लेक्टेड शेप जो नज़र आ रही है, ये डिफ्लेक्टेड शेप आपको बनानी आनी चाहिए। वैसे ये थोड़ी सी आउट ऑफ द स्केल ड्रा हुई है। यहाँ पे जो ऑर्डिनेट्स होंगे वो थोड़े बड़े ऑर्डिनेट्स होंगे इस तरह से करके, और ये वाले जो ऑर्डिनेट्स हैं ये ऑर्डिनेट्स थोड़े छोटे ऑर्डिनेट्स बनेंगे, ऐसे करके इसकी शेप बन सकती। ज़्यादा अगर एक्यूरेट बनाते तो इस तरह से बनानी चाहिए थी, एक्यूरेट से बना दे टू द स्केल अगर ड्रॉ करते। बहरहाल फिर भी चले, अभी हम इसको डिस्कशन में आगे लेके चलते हैं इसको। ये इसकी जो मैं इसकी डिफ्लेक्टेड शेप की बात कर रहा था, बहरहाल आपको पता है यहाँ पे एक रोटेशन होगी, ये सेगमेंट भी रोटेट करेगा। ठीक है, ये सेगमेंट, आई एम सॉरी, ये सेगमेंट जो है अगर मैं इसका कलर डिफरेंट कर सकूं, ये ऐसे, इसका भी कुछ एंगल बनेगा, इसी तरह से इसका भी, इस साइड पे भी इसका कुछ एंगल बनेगा, तो जिसको हम इस फॉर्म में भी शो कर सकते हैं कि वो यानी उनके बीच में एंगल जो पहले 180 था अब वो डिफरेंट हो जाएगा, जो कि हमने 180 माइनस थीटा ए से रिप्रेजेंट किया हुआ। यानी थीटा ए बेसिकली इस एंगल का और इस एंगल का सम है, लेकिन हमने थीटा ए दो जगहों पे, यानी थीटा ए का हाफ इधर आएगा, थीटा ए का हाफ इधर आएगा, तो वो दिखाने के बजाय हमने ये दिखा दिया कि ये जो एंगल है ये 180 माइनस थीटा ए है। अच्छा, अब ये बात रह गई कि अब कंपेटिबिलिटी कंडीशन क्या रहेगी, क्योंकि असल में तो बीम यहाँ पे कंटिन्यूस है, इस जगह पे असल में तो ये बीम यहाँ पे कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे तो कोई रिलेटिव रोटेशन बिटवीन सेक्शंस नहीं होगी। ये तो हम, ये डिस्कशन तो हमारी बहुत पहुँच चुकी है, तो हम ये कहेंगे कि थीटा ए एक्स कंपेटिबिलिटी कंडीशन ये रहेगी कि थीटा ए एक्स प्लस एम ए टाइम्स थीटा ए, थीटा ए जो है वो यूनिट मोमेंट, यूनिट वैल्यू ऑफ एम ए लगाने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, so this should be equal to 0. Net relative displacement should be equal to 0 because in actual beam there is no such hinge and there is actually a continuity of rotation at A. So अब यहाँ से आप एम ए निकाल सकते हैं इक्वल टू माइनस थीटा ए एक्स ओवर थीटा ए। अच्छा, अब आपने एक और प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, वो प्रिंसिपल क्या था, रेसिप्रोकल डिस्प्लेसमेंट का, बेटिस थ्योरम ऑफ रेसिप्रोकल या मैक्सवेल थ्योरम ऑफ रेसिप्रोकल डिस्प्लेसमेंट। वो क्या था, अगर यहाँ पे यूनिट लोड, यहाँ पे लोड एक्स वाली लोकेशन पे लोड रखने से यहाँ पे आप कोई डिस्प्लेसमेंट, जो कि यहाँ इस केस में एक रोटेशन है, ये रोटेशन फाइंड कर रहे हैं, ये वाली रोटेशन बराबर होगी अगर आप इस जगह पे जो है वो रखें। जैसे मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे आपने यूनिट लोड लगाया है, वो एक फोर्स, आपने यूनिट फोर्स अप्लाई किया है और उसकी वजह से यहाँ पे रोटेशन कैलकुलेट कर दी है। अगर आप इस जगह पे एक यूनिट
मोमेंट अप्लाई करें और इस जगह पे आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करें तो इनकी वैल्यूज़ बराबर होंगी। यानी वहाँ हमने इनको ऐसे स्टेट किया था, डेल्टा बी सी इज़ इक्वल टू डेल्टा सी बी, ऐसे ऐसे करके हमने इसको एलैबोरेट किया था, अगर आप रिकॉल कर फोर्स मेथड जब हम पढ़ रहे थे। तो इस यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि थीटा ए एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ए। डेल्टा एक्स ए क्या चीज़ है? जब यहाँ पे ये यूनिट मोमेंट लग रहा है तो इसकी वजह से इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट लीनियर, यानी जो लेटरल सॉरी ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट जिसको आप कह सकते हैं, ये डेल्टा एक्स ए के ये इसके बराबर होगा। थीटा ए एक्स वुड बी इक्वल टू डेल्टा एक्स ए। अच्छा, अगर मैं ये इंफॉर्मेशन यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ इसको, तो मैं लिख सकता हूँ थीटा एम ए वुड बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स ए ओवर थीटा ए ए। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक तो पहले आप ये देखिएगा कि यानी इसका मतलब है हम अगर उस जो एक्सटर्नल लोडिंग है वो लगाए ही ना, और सिर्फ हम ये जो हमने यहाँ पे यूनिट वैल्यू ऑफ रिडंडेंट अप्लाई किया है, इसी की वजह से यहाँ पे जो रिलेटिव रोटेशन हो रही है वो फाइंड कर दें, और प्लस यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों फाइंड कर दें। यानी इसी एक ही लोड लगने की वजह से यहाँ वाली रोटेशन और रिलेटिव रोटेशन बिटवीन सेक्शंस जिसको हमने थीटा ए कहा हुआ है, और यहाँ वाली ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये फाइंड कर लें तो हमारे पास एम ए आ जाएगा। ऑलराइट। अच्छा, अब इसका मतलब ये है, अच्छा अब ये एम ए लगने की वजह से ये जो थीटा ए की वैल्यू है, ये तो ज़ाहिर है एक जो भी कोई वैल्यू होगी वो भी आप यानी एक गिवन वैल्यू होगी, ठीक है, यानी सम वैल्यू होगी। ये जो हमने एम ए को फाइंड किया है, ये एम ए है क्या हमारे पास? इसको आई एल डी के कॉन्टेक्स्ट में आप अपना टारगेट देखिएगा। वी वर ड्राइंग आई एल डी फॉर नेगेटिव मोमेंट एट ए, और हमने आर्बिट्रेरीली अभी यूनिट लोड यहाँ रखा था और हमने ए पॉइंट पे मोमेंट निकालना था, और ये हमारा क्या बनना था? ऑर्डिनेट ऑफ आई एल डी एट दिस लोकेशन। ऐसे ही है, यानी ये जो हमारा आंसर आया है एम ए इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स ए ओवर थीटा ए, ये हमारा ऑर्डिनेट ऑफ आई एल डी ऑर्डिनेट ऑफ आई एल डी एट एक्स लोकेशन का आंसर आया है। इसका मतलब ये है कि द ऑर्डिनेट ऑफ आई एल डी एट एनी लोकेशन, उसको मैं कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, वो ज़ाहिर है एट एनी लोकेशन को इन टर्म्स ऑफ सर्टेन डिस्टेंस, लेकिन मैंने इसको एट एनी लोकेशन क्रॉस एक्स डाल दिया, ठीक है। एट एनी लोकेशन, अब मैं चले या ये भी लिख सकता हूँ, एट एनी लोकेशन एक्स डिफाइन करेगा कि वो किस लोकेशन पे आप बात कर रहे हैं, इज गिवन बाय कैन बी डिटर्मिन्ड, वी कैन डिटर्मिन इट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स, ये थीटा ए तो एक कांस्टेंट होगा ना, टाइम्स डेल्टा एक्स ए। ये आई एल डी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये फॉर नेगेटिव मोमेंट एट ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव मोमेंट एट ए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब ये जो डेल्टा एक्स ए है, ये क्या चीज़ है? जिस जगह पे आप आई एल डी का ऑर्डिनेट निकाल रहे हैं एक्स लोकेशन, उस जगह पे आपको इसकी डिफ्लेक्शन पता होनी चाहिए। व्हाट डज इट मीन? अगर मैं यहाँ पे ऑर्डिनेट लेना चाह रहा हूँ आई एल डी का, तो मुझे यहाँ की डिफ्लेक्शन आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए, और बल्कि कह ले कि उसका रेशियो टू द थीटा ए पता होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे ऑर्डिनेट ऑफ आई एल डी फाइंड करना चाह रहा था इस लोकेशन के ऊपर, तो मुझे इस ये वाली डिफ्लेक्शन पता होनी चाहिए थी। अगर मैं यहाँ, इसका मतलब ये है कि इन अदर वर्ड्स आई एल डी जो आप ड्रॉ करने जा रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली ऑफ द सेम शेप एज दिस डिफ्लेक्टेड शेप, ठीक है। वो बस स्केल अप हो या डाउन होना है डिपेंडिंग अपॉन थीटा ए, ठीक है। यानी ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, थीटा ए तो एक ही लोकेशन पे है ना, लेकिन इसमें जो एक्स है थी डेल्टा एक्स ए, ये एक्स हमें बता रहा है कि हम ये रिफ्लेक्शन कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। अब ये एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होते जाए और डेल्टा और अब ये डेल्टा डिफरेंट बनते जाएंगे, डिफरेंट डिफ्लेक्शन पूरा एक कर्व बन, यानी यही आपकी शेप है आई एल डी की।
ये जो आपकी डिफ्लेक्टेड शेप बन गई, यही डिफ्लेक्टेड शेप आपकी आईएलडी की शेप है। शेप से मुराद ये कि ये हो सकता है कि मैं आपको शेप से मतलब समझा देता हूँ कि जो आपको ये नज़र आ रहा है यही उसकी शेप होने का मतलब ये है कि अगर थीटा ए की वैल्यू सर्टेन लेट से जो भी वैल्यू हो, यानी ये इस एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये कुछ इस तरह का बन जाए, सॉरी कुछ ऐसे हो जाए, यानी यही चीज़ जो है वो मैग्नीफाई या मैग्नीफाई का जो अपोजिट होता है उस वो बन सकता है, ठीक। यानी ये सम स्केल फैक्टर से, यानी एक सर्टेन स्केल फैक्टर से डिवाइड होगा, थीटा ए से डिवाइड होगा। ये जो डिफ्लेक्शंस हैं सारी, ये एक सर्टेन स्केल फैक्टर से अप या डाउन की जाएंगे। मसलन 0.25 से लेट से डिवाइड हो गए, या वट एवर 0.4 से या 4 से 10 से किसी एक स्केल से डिवाइड हो जाएंगे, और यही शेप इसकी यही रहेगी ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि आईएलडी ड्रॉ करना बहुत आसान है अगर आप को डिफ्लेक्टेड शेप ड्रॉ करनी चाहिए। लेकिन इस डिफ्लेक्टेड शेप से पहले आप एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि ये डिफ्लेक्टेड शेप बनाने से पहले हमने दो काम किए। एक काम क्या किया, वी इंसर्टेड अ हिंज एट ए एंड देन वी अप्लाइड a unit moment at A, यूनिट नेगेटिव मोमेंट एट ए। ये नेगेटिव है, नेगेटिव से मराद है हॉगिंग मोमेंट, ये भी हॉगिंग है और ये भी हॉगिंग है। नेगेटिव हॉगिंग मोमेंट एट ए हमने अप्लाई किया हिंज इंसर्ट करने के बाद दोनों साइड्स पे, ठीक, यानी मोमेंट इसी तरह अप्लाई करेंगे ना। और उसकी जो डिफ्लेक्टेड शेप बन गई, हमने कहा यही आईएलडी की शेप होगी। अब आईएलडी की शेप पता हो जाए तो फिर तो इसका मतलब ये है कि हम बड़ी आसानी से अपने पैटर्न लोडिंग के गेस कर सकते हैं। उसकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन ये मैं आपको कंप्लीट कर दूँ, पहले मैं चाह रहा था। तो आपने ये तो हमने मोमेंट के आईएलडी की बात कर ली है। इसी तरह से हम आईएलडी फॉर शेयर और आईएलडी फॉर रिएक्शन की भी फाइंड कर सकते हैं। वो मैं आगे एग्जांपल के थ्रू आगे आपसे डिस्कस करता हूँ। एग्जाम्पल पे जाने से पहले सिर्फ एक चीज़ ये देख लीजिएगा कि अब इसकी सेंस से आगे, मसलन इस ये लेट से हम कहें कि यही इसकी क्योंकि इसमें कोई यहाँ पे मैंने ये तो नहीं बताया ना कि ये ऑर्डिनेट कितना है, ये वाला ऑर्डिनेट कितना है। अगर मेरे पास इसकी शेप आ गई है, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये डायग्राम कहीं पे ये डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यानी डाउनवर्ड है, और कहीं पे ये अपवर्ड है। तो मैं कैसे इंटरप्रेट करूँगा आईएलडी का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्विकली आपके सामने रख लूँ, फिर आप इसको इंटरप्रेट की तरफ जाते हैं। अगर ये इसकी आईएलडी हो फॉर मोमेंट एट ए, अगर ये इसकी आईएलडी हो फॉर नेगेटिव मोमेंट एट ए, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं लोड को यहाँ पे प्लेस करता तो तो ए पॉइंट पे जो मोमेंट की वैल्यू होती ना वो इतनी होती, ठीक है, जिस तरह की ये ऑर्डिनेट है, ये मतलब है ना। अब ये मोमेंट की ये वाली वैल्यू जो मेरे पास आई है, ये सारी वैल्यूज मोमेंट की है ना, मोमेंट एट ए की वैल्यूज है ना जितनी भी है। तो आपको पता है जिस चीज़ के लिए आईएलडी ड्रॉ हो रही होती है उसी चीज़ की सारी वैल्यूज होती है ना, बट सिर्फ ये फ़र्क होता है कि आप लोड को मूव करते जाते हैं। ये वैल्यू को मैं क्या कहूँगा कि ये पॉजिटिव आ गई है, ये नेगेटिव, यानी जिस चीज़ के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वही चीज़, ये नेगेटिव मोमेंट के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, आईएलडी फॉर नेगेटिव मोमेंट एट ए, मैंने नेगेटिव मोमेंट अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, इसका उसूल ये है कि जहाँ पे ये रीजन पॉजिटिव है, ये वाला रीजन जैसे ये रीजन पॉजिटिव यानी अपवर्ड है, जहाँ पे डिफ्लेक्शन आपको अपवर्ड नज़र आ रही है, ये जो तीन रीजन्स हैं, इन रीजन्स में इस मोमेंट की सेंस, मोमेंट एट ए की सेंस वही होगी जो ऊपर आपको नज़र आ रही है। यानी ऊपर आपने हॉगिंग मोमेंट अप्लाई किया है, इसका मतलब ये है कि ये जो मोमेंट्स हैं, ये जो रीजन है, यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट्स अप्लाई प्रोड्यूस हो जाते हैं। जब आप लोड को बीम में यहाँ रखते हैं, बीम के ऊपर इस रीजन में आप लोड रखेंगे, ठीक है, इस रीजन में भी जब आप लोड रखेंगे, इन सारी रीजन में जब आप लोड रखते हैं, तो इन रीजन में लोड रखने की वजह से ए पे जो मोमेंट प्रोड्यूस होते हैं ना, वो यही उसकी वही सेंस होती जो आपने यहाँ दिखाई हुई, यानी नेगेटिव मोमेंट, ठीक। यानी इसका मतलब है कि अगर मैं ए पे मैक्सिमम मोमेंट हासिल करना चाह रहा हूँ तो मुझे इस सारे रीजन को, जिसको मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, इस सारे रीजन के ऊपर अगर मेरा लाइव लोड जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ट्रक के केस में तो वो कंसनट्रेटेड लोड्स के सेट के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन मैं इस वक्त लाइव लोड जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो मुझे इस सारे रीजन के अंदर वो लोड लगना चाहिए ताकि ये यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट प्रोड्यूस हो सके, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई है। अच्छा, ये यही प्रिंसिपल दूसरी जगहों पर भी अप्लाई होगा। लेट्स सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं, यानी एक
जस्ट एक और कुछ और सिचुएशंस हम देखते हैं, यानी मोमेंट के लिए हमने सिचुएशन देख ली। नाउ लेट्स सी सिचुएशंस फॉर मोमेंट्स एंड डायरेक्शन। बिफोर गोइंग टू दैट मैं एक चीज़ आपके सामने रख दूँ। बस मैंने डिस्कस इसको कर दिया, लेकिन मैं इंश्योर करना चाह रहा हूँ कि ये आप कोई चीज़ मिस नहीं हुई है इसमें। ये मैंने कहा कि जहाँ जहाँ पे ये रीजन है पॉजिटिव, यानी जहाँ पे ये रीजन अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाला है, ये वाला रीजन जिसको अभी मैंने यहाँ पे लोड दिखाया था, ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। इसमें आप लोड प्लेस करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट, ये वाला जो जिस सेंस का ये मोमेंट है, मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट प्रोड्यूस होगा। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है ये दिखाया गया है, वही चीज़ दिखाई गई है कि आप इस रीजन को और इस रीजन को, दोनों रीजन्स को, दोनों स्पैन्स कहना चाहिए, रीजन्स कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन स्पैन्स इज बेटर वर्ड। ये इस स्पैन को भी आप लोड करेंगे तो इससे आपके पास मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट एट ए बनेगा। ठीक हो गया। अगर हम मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट एट ए हासिल करना चाह रहे होते फिर हम क्या करते, फिर उस रीजन को लोड करते जिसका ये नीचे जा रहा है, जिसमें डिफ्लेक्शन नीचे आ रही है, ये वाले जो रीजन है, यानी ये वाले जहाँ जगह लोड करते और यहाँ जगह लाइव लोड प्लेस करते, यूनिफॉर्म हमारा जो लाइव लोड है, और इससे हमारे पास मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट एट ए आ जाता। ठीक। वैसे सपोर्ट के ऊपर चूंकि क्रिटिकल लोकेशन आप देखेंगे कि मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट एट ए और मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट एट ए के जो वैल्यूज होगी ना, उनमें बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड वाइज बहुत बड़ा फर्क होगा। ये वैल्यू काफ़ी बड़ी होगी कंपेयर टू यहाँ से जो आपके पास मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट निकलेगा, यानी मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट विल बी मच लार्जर वैल्यू कंपेयर टू मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट। क्यों? क्योंकि सपोर्ट्स की ये प्रॉपर्टी होती है कंटिन्यूस बीम में, यह बात पल्ले बांध लो, ये बहुत आगे जाके यूज़ होगी कंटिन्यूस बीम के डिज़ाइन में, कि सपोर्ट्स के ऊपर आप किसी खास पैटर्न लोडिंग की वजह से, जैसे ये पैटर्न लोडिंग अगर आप लगा दें तो आप ए के ऊपर पॉजिटिव मोमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना क्रिटिकल नहीं होगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव मोमेंट को मैक्सिमाइज करने के लिए लोडिंग पैटर्न प्लेस कर दें, तो वो जो नेगेटिव मोमेंट होगा ना वो मच लार्जर वैल्यू होगी देन द पॉजिटिव। यानी नेगेटिव जो यानी सपोर्ट वाली जो लोकेशन है, दोज आर डिजाइन फॉर मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट्स। ठीक है। और जो मिड स्पैन लोकेशंस होती है उसमें अपोजिट होता है। ठीक है। मिड स्पैन के ऊपर हम वो हमारे जो पॉजिटिव मोमेंट है वो ज़्यादा क्रिटिकल होता है। अच्छा, ये जो हमने एक सर्टन अरेंजमेंट प्लेस कर दिए लोड्स की टू मैक्सिमाइज सर्टन मोमेंट एट लेट्स से नेगेटिव मोमेंट एट ए, इसको हम कहते हैं लोडिंग पैटर्न। ठीक है। इसको हम कहेंगे लोडिंग, यानी लोडिंग पैटर्न से मराद है लाइव लोड की, यानी लोड जो वो लोड ज़ाहिर है लाइव लोड की मूवेबल होगा ना, यानी लोड की वो वाली अरेंजमेंट्स के जिससे एक सर्टेन गिवन जगह पे आपको वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम मिल जाए, उसको हम कहते हैं लोडिंग पैटर्न फॉर दैट वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। यानी जैसे ये जो लोडिंग पैटर्न है, दिस लोडिंग पैटर्न, ये जो लोडिंग पैटर्न है, दिस इज लोडिंग पैटर्न फॉर मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट एट ए, या एम मैक्सिमम नेगेटिव एम ए। ठीक है। या मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट एट ए। ठीक है। ये जो लोडिंग पैटर्न आपको, ये वाला क्या है, लोडिंग पैटर्न फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट एट ए, ये वाला जो है, यानी लोडिंग पैटर्न कोई और चीज़ नहीं होती, बस लोडिंग की सर्टेन अरेंजमेंट होती है टू मैक्सिमाइज सर्टेन लोड इफेक्ट एट सर्टेन लोकेशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अ पॉजिटिव मोमेंट, यानी किसी और लोकेशन पे देखते हैं, एंड देन वी विल एक्सटेंड दिस डिस्कशन। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, आपको ये बीम गिवन है और इस बीम में आपको कहा गया है कि ड्रॉ ILD फॉर पॉजिटिव मोमेंट एट D, इस लोकेशन के ऊपर। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, जनरल प्रिंसिपल ये है उसका म्यूलर ब्रिस्टल प्रिंसिपल का जो प्रिंसिपल है वो इन जनरल ये कहता है कि जिस चीज़ के लिए आप ILD ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ये पॉजिटिव मोमेंट एट D के लिए हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, आपने बीम की एबिलिटी टू रेजिस्ट दैट पर्टिकुलर लोड इफेक्ट ख़त्म करनी है। जैसे यहाँ पे हमने पॉजिटिव मोमेंट एट D के लिए ILD ड्रॉ करनी है, तो हम एबिलिटी ऑफ द बीम टू रेजिस्ट मोमेंट एट D को ख़त्म कर देंगे, यानी वहाँ पे D के ऊपर एक हिंज इंसर्ट कर देंगे इन इफेक्ट। इसका मतलब ये बन जाएगा। और फिर उसके बाद हम यूनिट वैल्यू ऑफ दैट लोड वेरिएबल लोड इफेक्ट, जैसे यहाँ पे हम यूनिट वैल्यू ऑफ मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम शेयर के लिए ड्रॉ कर रहे होते तो हम शेयर के लिए एबिलिटी
टू रेजिस्ट shear एट दिस लोकेशन ख़त्म करते और यूनिट वैल्यू ऑफ shear अप्लाई करते। ठीक है जी, हम इस वक्त पॉजिटिव मोमेंट एट डी की बात कर रहे हैं कि हमने उसके लिए आई एल डी ड्रॉ करनी है, तो हमने यहाँ पे हिंज इंसर्ट कर दिया और हिंज इंसर्ट करने के बाद हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में हमने मोमेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने सैगिंग मोमेंट्स दोनों अप्लाई कर दी, जबकि हम जब नेगेटिव मोमेंट के लिए कर रहे थे तो हमने अपोजिट जो ये वाले मोमेंट्स है हॉगिंग मोमेंट्स दोनों अप्लाई किए थे। तो हमने जो नेगेटिव मोमेंट के लिए भी इसके वक्त करना तो हमने दोनों सैगिंग अप्लाई कर दिए। वो सैगिंग मोमेंट्स अप्लाई करने से ये हुआ कि ये जो बस ये वाली साइड आपने अलग कर दी, ऐसे अलग कर दी है, और दूसरी साइड आपकी अलग चली गई है ऐसे, ठीक स्ट्रेट जानी चाहिए थी ऐसे, सॉरी ये। अब उसके बाद आपने लोड अप्लाई, ये सैगिंग मोमेंट जब अप्लाई किया तो उसकी वजह से ये वाली साइड ज़ाहिर है इस तरह लोड मोमेंट रखने से ये ऊपर को उठेगी, ठीक है, यूं, और फिर ये यहाँ से नीचे, यहाँ चूँकि सपोर्ट है तो ये नीचे आएगा, और फिर यहाँ से ये इस तरह से जाता हुआ यूँ वापस इस तरफ कंप्लीट होगा। और फिर इस तरफ पे क्या होगा कि ये जैसे ये ऊपर उठा था ये वाली साइड, इसी तरह से ये वाली साइड यहाँ पे ऊपर उठेगी यहाँ से ऐसे, और फिर ये यहाँ पर ये नीचे आएगा, सॉरी इस तरह से, और फिर ये यहाँ से दोबारा इसने ऐसे ऊपर आना था। दिस इज़ हाउ ये वाली जो आपको शेप नज़र आ रही है, ये वाली शेप जो पतली सी एक लाइन नज़र आ रही है, ये जो ड्रॉ हुई है ये इस तरह से ड्रॉ की गई है। ठीक हो गया। सो ये मैं चाह रहा था कि आप इस सेंस को समझ सकें, ये ड्रॉट के डिफ्लेक्टेड शेप कैसे ड्रॉ हुई है। नेक्स्ट आपने, अब ये आपकी ILD ड्रॉ हो गई, इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव ILD, क्वालिटेटिव ILD या क्वालिटेटिव ILD यानी शेप ऑफ द ILD, शेप यही रहेगी ना। अच्छा, अब इसके बाद ILD आपकी क्वालिटेटिव ILD आपके पास आ गई है, यानी उसकी शेप आपके पास आ गई है। अब इस ILD को देखते हुए आपने लोडिंग पैटर्न्स डिसाइड करने हैं फॉर पॉजिटिव मोमेंट एट D एंड देन पॉजिटिव मोमेंट एट नेगेटिव मोमेंट एट D। जहाँ जहाँ ये ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, जैसे ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया, और ये वाला रीजन हो गया, इस रीजन के अंदर आपने लोड प्लेस करना है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। इस जगह लोड प्लेस करने से आपका ये वाला मोमेंट, पॉजिटिव मोमेंट मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक। और अगर आप ऐसा करने के बजाय आप इस तरह से कर लें कि जहाँ आपका ये ऑर्डिनेट नेगेटिव जा रहा है यहाँ पे, ठीक, उस जगह पे लोड, इन जगह पे और इस जगह पे, इन रीजन्स में आप लोड प्लेस करते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है और ये नज़र आ रहा है। अगर इस तरह से लोड को प्लेस कर देंगे तो आपके पास ये जो आपको नज़र आ रहा है सेकंड, ये D के ऊपर आपको मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट देगा, ठीक है। यानी जनरल प्रिंसिपल हमारा इस साइन कन्वेंशन इसके हवाले से क्या था, कैसे हमने करना है इसको इंटरप्रेट। हमने कहा था जहाँ वैल्यू ऊपर आ रही है, डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है उसकी वही सेंस है जो आपने यहाँ अप्लाई किया हुआ है। यानी चूँकि आप हमने सैगिंग अप्लाई किया हुआ था तो हमने कहा कि ये पॉजिटिव का मतलब यहाँ सैगिंग है। ऊपर जो पॉजिटिव हमारे पास रीजन था उसका मतलब क्या था, नेगेटिव। क्यों, यानी पॉजिटिव अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों था, क्योंकि हमने यहाँ पे जो सेंस अप्लाई की थी वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, यानी अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि यहाँ जो मोमेंट सेंस है वो वही सेंस है जो आपने यहाँ पर अप्लाई की हुई, यानी नेगेटिव। यहाँ पर क्योंकि हमने पॉजिटिव अप्लाई की थी तो इसका यहाँ पे अपवर्ड का मतलब पॉजिटिव, यहाँ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट का मतलब पॉजिटिव मोमेंट यानी सैगिंग मोमेंट बन जाएगी। अच्छा, अब आपने लोडिंग अरेंजमेंट्स भी देख लिए इसके लिए D के लिए। एक फाइनल बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आपने D के ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट के लिए भी फाइंड कर लिया बाय यूजिंग दिस लोडिंग पैटर्न, और इसी D पॉइंट पे आपने मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट भी फाइंड कर दिया बाय यूजिंग दिस सेकंड पैटर्न। इनको अगर आप वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है, पॉजिटिव मोमेंट वाली जो वैल्यू है, दैट इज मच लार्जर देन द नेगेटिव वैल्यू एट D, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू एट D, जो इस सेकंड पैटर्न से आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम आमतौर पे पॉजिटिव मोमेंट जो सेक्शन होता है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम के हिसाब से के लिहाज से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वो जो पॉजिटिव मोमेंट वाले जो सेक्शंस है, यानी ये जो मिड स्पैन वाले हमारे सेक्शंस होते हैं, जैसे ये D वाज मिड पॉइंट ऑफ दिस स्पैन, तो किसी भी स्पैन का जो किसी भी स्पैन का जो मिड पॉइंट होता है, जिसको मिड सेक्शन कहेंगे, मिड स्पैन कह सकते हैं उसको,
उस मिड सेक्शन के ऊपर जो पॉजिटिव मोमेंट है वो ज़्यादा क्रिटिकल होता है। आप जब वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको आइडिया हो सकता है इस चीज़ का। अच्छा, ये तो बात थी इस चीज़ की कि इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे में ये टू द स्केल ड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन अगर टू द स्केल ड्रॉ हुआ होता तो आपको अंदाज़ा हो जाता कि ये वाले ऑर्डिनेट्स मच लार्जर होंगे कंपेयर टू दीज अदर ऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये साइडों पे ऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे डिस्टर्बेंस आप करेंगे ओरिजिनल जिस जगह पे उस जगह पे सबसे ज़्यादा होगी, बाकी जो है वो मच स्मॉलर होगी वैल्यूज़। अच्छा, ये हमने ILD फॉर पॉजिटिव मोमेंट की बात भी कर ली है। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। इस एग्जांपल बीम के अंदर अगेन ये कंटिन्यूस बीम है और हमें इसमें कुछ L1 L2 L3 L4 ये 4 स्पैन्स हैं और ये 1 सेक्शन एक आइडेंटिफाई किया गया है। इसके अंदर कहाँ डिटरमिन आपने क्या करना है, यू हैव टू डिटरमिन द इन्फ्लुएंस लाइंस फॉर द अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन एट सपोर्ट 3 यानी R3। इस 3 जो 3 सपोर्ट्स को हमने नंबर दिए 1 2 3 4 5, तो जो सपोर्ट 3 है जहाँ पे डायरेक्शन 3 जिसको आप कह सकते हैं R3 जो प्रोड्यूस होगा, उसके अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन के लिए आपने ILD ड्रॉ करनी है, इन्फ्लुएंस लाइन ड्रॉ करनी है। सेकेंड क्या ड्रॉ करना है, नेगेटिव मोमेंट एट सपोर्ट 3। ठीक है, M3 यानी इस सपोर्ट 3 के ऊपर नेगेटिव मोमेंट के लिए आपने ILD ड्रॉ करनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है, पॉजिटिव मोमेंट एट सेक्शन 1 इस लोकेशन पे 3 और 4 जो सपोर्ट है इसके बीच में जो मिड स्पैन है, इस सेक्शन को जिसको हमने 1 नाम दिया हुआ है, सेक्शन 1 के ऊपर जो पॉजिटिव मोमेंट है उसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन ड्रॉ करनी है यानी ILD ड्रॉ करनी है। एंड शेयर एट सेक्शन 1 और इसी लोकेशन पे शेयर के लिए आपने ILD ड्रॉ करनी है। नाउ also determine the critical loading patterns for a uniformly distributed load that produces the maximum values for R3 M3 M11 and NV1। यानी ऊपर जो 4 वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, 4 जो लोड इफेक्ट्स हैं, इनके लिए आपने क्रिटिकल जो लोडिंग पैटर्न्स हैं, जो गवर्निंग लोडिंग पैटर्न्स होंगी जिससे ये मैक्सिमम वैल्यूज प्रोड्यूस हो सकेंगे, ये आपने ड्रॉ करके दिखानी है कि किन किन जगहों पे लोड प्लेस किया जाए ताकि हमारे पास मसलन R3 मैक्सिमम आ जाए। फिर इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ को मैक्सिमाइज करने के लिए लोडिंग पैटर्न क्या क्या रखना चाहिए, कहाँ कहाँ पे लोड रखना चाहिए और कहाँ पे लोड नहीं रखना चाहिए। अच्छा, अब आप ज़रा देखिएगा कि स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट के ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन एट सपोर्ट 3। अब हमने Müller-Bristol प्रिंसिपल में ये पढ़ा था कि जिस लोड इफेक्ट के लिए आपने या जिस पैरामीटर के लिए आपने ILD ड्रॉ करनी है, उस सबसे पहले आपने बीम की एबिलिटी टू रेजिस्ट दैट लोड इफेक्ट ख़त्म करना है। मसलन अब हम इस जगह पे रिएक्शन जो है इसके लिए ILD ड्रॉ करने जा रहे थे, तो हमने ये वाले सपोर्ट हटा देनी है ताकि ये बीम इस जगह पॉइंट जो सेक्शन यानी जो लोकेशन 3 है इसके ऊपर इसको मूव किया जा सके। यानी एबिलिटी ऑफ द बीम टू प्रिवेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हमने ख़त्म कर देना है एट 3, क्योंकि ये सपोर्ट बेसिकली एबिलिटी है ना, एक एबिलिटी टू प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट है, हमने इसको ख़त्म कर देना है। और उसको ख़त्म करने के बाद यहाँ पे यूनिट वैल्यू ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव। अब हमें चूँकि ILD ड्रॉ करनी थी फॉर अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन एट सपोर्ट 3, तो अब हमने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, यूनिट वैल्यू इसके अप्लाई कर दिया। ऐसे यूनिट वैल्यू अप्लाई करने के बाद जो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी यही इसकी ILD बनेगी। ये जो ILD बनी गई है ये इसी की डिफ्लेक्टेड शेप ड्रॉ की गई। आप ज़ाहिर है जब आपने समझ कि यहाँ पे सपोर्ट है ही नहीं, एक सपोर्ट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो अब जब आप ILD इसकी डिफ्लेक्टेड शेप सॉरी देखेंगे तो उसकी डिफ्लेक्टेड शेप ज़ाहिर है इसी तरह से होगी ना कि ये यहाँ से ऊपर उठा होगा, यहाँ पर ये ऐसे ऊपर उठा होगा, ठीक है, और ये इसके बाद मैंने कहा था यहाँ से नीचे जाएगा यूँ, और इधर से भी ये ऐसे नीचे इस तरह से आएगा कुछ, ठीक है, इस तरह से सीधा ही आना है, सॉरी यूँ करके। तो जी ये वाली शेप आपके पास इस तरह से बन जाएगी। यही इसके ILD है, ILD ड्रॉ हो गई है। अब इसका लोडिंग पैटर्न अगर आप डिसाइड करना चाहें कि लोडिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, लेट मी शो यू द लोडिंग पैटर्न फॉर दिस दैट विल मैक्सिमाइज अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन एट सपोर्ट 3। ये अब आपके सामने है लोडिंग पैटर्न्स हैं फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ R3, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू फॉर R3 एंड दिस इज़ फॉर द नेगेटिव यानी डाउनवर्ड R3। यानी अगर मैंने अब इस पॉजिटिव साइन को इंटरप्रेट कैसे करेंगे ILD के, इस पॉजिटिव रीजन का मतलब ये है कि इस रीजन में लोड रखने से जो रिएक्शन प्रोड्यूस होगा उसकी वही सेंस होगी जो हमने यहाँ पे शो की, और हमने अपवर्ड यहाँ शो किया है ना,
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोड रखने से, और अब आप इस बात को समझ भी सकते हैं कि जाहिर है जब आप इस रीजन में लोड रखेंगे, आई एम सॉरी, गिवन बीम ये है, जब आप यहाँ से लेके यहाँ ये सारे इस रीजन में जहाँ जहाँ भी आप लोड रखेंगे, इस रीजन में लोड रखने की वजह से ये सपोर्ट जो है, ये वाली सपोर्ट जो 3 के ऊपर है, ये आपको अपवर्ड डायरेक्शन देगा। लेकिन अगर आप ये इसका ये आप ये आईएलटी भी आपको यही बता रही है कि ये वाले रीजन में आप लोड रखेंगे तो अब अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन प्रोड्यूस होगा। अगर मैं मैक्सिमम अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन फाइंड करना चाह रहा हूँ तो मुझे सिर्फ इस रीजन में दो सपोर्ट 2 और सपोर्ट 4 के बीच में जितना रीजन है, इस जगह को लोड कर देना चाहिए, लाइव लोड मुझे यहाँ प्लेस कर देना चाहिए, और इनको मैं अनलोडेड छोड़ूंगा ताकि मेरे पास अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम डायरेक्शन आ जाए, मैक्सिमम वर्टिकल डायरेक्शन आ जाए। और अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन देखना चाह रहा था कि डाउनवर्ड डायरेक्शन की क्या टेंडेंसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन कब मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, तो मुझे यहाँ पे कोई लोड नहीं रखना चाहिए जहाँ पे रीजन पॉजिटिव है मेरा, और जहाँ जहाँ मेरा ये रीजन नेगेटिव आया है इस जगह पे मैं लोड प्लेस करूँगा, इन स्पैन्स को मैं लोड करूँगा, तो मेरे पास इस लोकेशन पे जो रिएक्शन आएगा वो यानी डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड मैक्सिमम रिएक्शन आएगा, इस डायरेक्शन में वो रिएक्शन आएगा। जाहिर है जब आप इसको यहाँ पे दबाना चाहेंगे, बेसिकली जब आप इसको यहाँ पे दबाना चाहते हैं तो ये रीजन ऐसे दबता है यूँ, और इसकी टेंडेंसी होती है कि वो ऐसे वो उठना चाह रहा होता है बीम, ठीक है, ऐसे ये उठना चाहेगा, आई एम सॉरी, इस तरह से करके ये ऐसे उठना चाहेगा, लेकिन आपने चूंकि इसको यहाँ से ग्रिप किया होगा, आपने आपकी सपोर्ट ने, तो वो सपोर्ट तभी इसको ग्रिप कर पाएगा कर अभी एक बीम उठना चाह रहा हो ऐसे, और आप इसको अपनी जगह पे यहाँ पे इसको ना उठने दें, तो इसकी तरीका यही होगा ना कि डाउनवर्ड यहाँ पे रिएक्शन डेवलप हो, तो फिर ही जाके वो अपनी जगह पे रहेगा, यानी 3 पे डिस्प्लेसमेंट प्रिवेंट कर सकेगा। बहरहाल ये तो जस्ट मैं चाह रहा था कि आप इस बिहेवियर को इमेजिन भी कर सकें, लेकिन आई होप आई हैव एक्सप्लेन दिस पार्ट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी ILD फॉर दिस वन, फॉर द ILD फॉर नेगेटिव मोमेंट एट सपोर्ट 3, ठीक है, नेगेटिव मोमेंट एट सपोर्ट 3 के लिए अब हम ILD की बात करते हैं। अब हमने ILD फॉर नेगेटिव मोमेंट एट लोकेशन 3 इसके लिए ड्रॉ करनी थी। तो अब हमने क्या किया, एबिलिटी ऑफ द बीम टू रेजिस्ट मोमेंट एट लोकेशन 3 हमने ख़त्म कर दी, यानी हिंज इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, और हम अब फिर उसके बाद हमने यूनिट वैल्यू ऑफ M3 हमने दोनों तरफ अप्लाई कर दी है, इस एंड के ऊपर भी और इस एंड के ऊपर भी। हॉगिंग मोमेंट क्योंकि हम नेगेटिव के लिए कर रहे थे, नेगेटिव M3 के लिए मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट एट 3 हम कर रहे थे, इसलिए हमने नेगेटिव मोमेंट के जो है वो अप्लाई कर दिए, हॉगिंग मोमेंट्स अप्लाई कर दिए। अच्छा, अब इसके लिए ILD ड्रॉ करेंगे तो क्या इसका तरीका होगा, सॉरी इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसे बनेगी, ये तो हम पहले भी इस तरह की डिस्कशन कर चुके हैं, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि ये शेप किस तरह से बनेगी। ये इस तरह से ऊपर जाएंगे और फिर ये नीचे, और ये भी इस तरह से नीचे जाएगा। इसका मतलब अब ये पॉजिटिव यहाँ पे का क्या मतलब होगा, पॉजिटिव का मतलब ये है कि इन रीजन्स में जो ऑर्डिनेट्स हैं ILD के, उसकी सेंस वही होगी जो यहाँ पे ऊपर आपने मोमेंट अप्लाई किया था, यानी नेगेटिव मोमेंट। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉजिटिव सिंबल का मतलब ये था कि इसमें सेंस वही प्रोड्यूस होगी जो यहाँ आपने अप्लाई की, यानी नेगेटिव मोमेंट। तो अगर आप नेगेटिव मोमेंट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं तो आपको इस रीजन में लोड अप्लाई करना पड़ेगा, इस रीजन में जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये इसी, अगर आप मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट एट दिस लोकेशन फाइंड करना चाह रहे थे तो जहाँ जहाँ पे ऑर्डिनेट नेगेटिव जा रहा है उस जगह पर आप लोड प्लेस कर देंगे, जैसे ये लोकेशन है और ये लोकेशन है, तो इसकी वजह आप इससे आपके पास मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट एट 3 लोकेशन आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू बिल्ड ड्रॉ, वेरी सिंपल एंड क्विक प्रोसेस, लेकिन सिर्फ एक दफ़ा आपको समझ आ जानी चाहिए। नेक्स्ट हम ILD फॉर मैक्सिमम फॉर पॉजिटिव मोमेंट एट लोकेशन 1 इसको करते हैं, यानी इस लोकेशन के ऊपर हमने अभी हिंज इंसर्ट किया, ये पॉजिटिव मोमेंट्स अप्लाई किए, यूनिट वैल्यू और उससे डिफ्लेक्टेड शेप ये बन गई है आपके सामने, पूरी ये शेप है, और ये भी हमारी डिस्कशन पहले हो चुकी है। तो इस तरह की शेप बन जाएगी और उस शेप को देखते हुए हम डिसाइड कर लेंगे। इस पॉजिटिव साइन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ILD के ऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे जो मोमेंट्स हैं, उनकी सेंस वही है जो यहाँ आपने मोमेंट अप्लाई किया था। इसके यानी यहाँ चूँकि पॉजिटिव मोमेंट अप्लाई किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट हासिल करना है तो यू शुड लोड दीज रीजन्स जहाँ पे ये पॉजिटिव है, यानी ये वाला लोड और ये वाला जो आपको लोड दिखाया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ आप लोड रखेंगे
तो आपके पास इस लोकेशन के ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट आएगा, और नेगेटिव मोमेंट लेना है तो आप फिर इन रीजन्स को लोड कर देंगे। ठीक है, ये वाली आपको जो लोकेशंस नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये इन रीजन्स को लोड करेंगे तो मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट एट 1 1 आएगा। नेक्स्ट हमने आई एल डी ड्रॉ करनी है फॉर शेयर एट ए। ठीक है जी, आई एल डी फॉर शेयर एट ए पॉजिटिव, फॉर शेयर एट ए मेरे ख्याल से हमें पूछा गया है। लेट मी शो यू कि क्या पूछा गया था। एंड शेयर एट सेक्शन 1 1। ठीक है जी, शेयर में असल में ये मैटर नहीं करता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है डिज़ाइन करते हुए। ठीक है, इसलिए ये शेयर के साथ ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई कि पॉजिटिव के लिए करना है या नेगेटिव के लिए करना है। बहरहाल आपने क्या किया कि आपने आई एल डी फॉर शेयर एट दिस लोकेशन ड्रॉ करनी है, तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे, एबिलिटी ऑफ द बीम टू रेजिस्ट शेयर एट दिस पॉइंट ख़त्म कर देंगे। अब शेयर को रेजिस्टेंस ख़त्म करने के लिए अब क्या करेंगे कि इन दो सेक्शंस को स्लाइड होने देंगे। हम इसको इस तरह भी कहते हैं कि हमने इस बीम में यहाँ पे एक स्लाइडिंग डिवाइस इंसर्ट कर दी है कि ये वाली साइड इंडिपेंडेंटली इस तरह ऊपर और नीचे जा सके, और ये वाली साइड जो है वो इंडिपेंडेंटली ऊपर और नीचे जा सके। दिस सेक्शन कैन स्टिल रेजिस्ट मोमेंट unlike a hinge, it can still resist moment but it only allows sliding, और स्लाइडिंग अलाउ करनी है। अब हमने उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे अलग से ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हमने क्रिएट कर दी हुई है, या अगर आप कहते हैं तो मैं आपके लिए थोड़ा सा प्रॉपर ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है जी, ये अब आपके पास बीम है, ओरिजिनल बीम, और लेट्स से ये रोलर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, गिवन सपोर्ट्स हैं ये भी सपोर्ट है, और इसके बाद एक ये सपोर्ट है। आपने ये लेट्स से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, 3 और 4 के बीच में, यानी इस लोकेशन के ऊपर आपने आई एल डी फॉर शेयर, इस लोकेशन पे जो शेयर है उसके लिए आपने आई एल डी ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यू विल इंसर्ट, लेट मी शो यू हाउ। इस जगह पे आप एबिलिटी ऑफ द बीम टू रेजिस्ट शेयर ख़त्म कर देंगे, और इंस्टेड उसको विजुअलाइज करने के लिए आप ऐसे कर लें कि आप यहाँ पे एक रोलिंग डिवाइस इंसर्ट कर दें। ठीक है, मे बी समथिंग लाइक दिस, मैं आपके सामने कर देता हूँ इसको, सॉरी। इसके अंदर ऐसे ये रोलर्स लगे हुए हैं। अब आप ये वाली जो साइड है, ठीक है, ये वाली जो साइड है, इस साइड को और दूसरी जो ये वाली साइड है, इसको एक दूसरे के लिहाज से ये स्लाइड हो सकेंगे, यानी बीच में रोलर्स इंसर्ट कर दिए। अब ये क्या होगा कि आप इनको इजीली, लेट मी शो यू, ये मैं इसी तरह एक्सटेंड कर रहा हूँ इसको, थोड़ी सी मैं एग्जैजरेटेड व्यू ड्रॉ करने लग जा रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें कि मैं इसमें क्या प्रोसेस किया है। नेक्स्ट आपने ये शेयर अप्लाई कर लेना है। अब ये जिस नेचर का आप शेयर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसी नेचर का आप यहाँ पे वो इंसर्ट कर रहे होंगे। लेट मी शो यू दैट शेयर। ये शेयर अब आपने यहाँ पे अप्लाई किया, सॉरी, यहाँ पे मैंने ये शेयर अप्लाई किया, इसी तरह यहाँ पे मैंने ये इस तरफ लोड अप्लाई किया। ठीक है, ये इस तरह से लोडिंग अप्लाई हो गई। अब ये लोडिंग लगने की वजह से जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी कि ये अपवर्ड उठेगा, ऐसे ये ऐसे अपवर्ड उठेगा ना, यूँ, तो ये शेप कुछ इस तरह बन जाएगी कि ये ऊपर जाएगा। अब मैं सिंगल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ डिफ्लेक्टेड शेप की, ठीक, और ये ऐसे नीचे जाएगा, आई एम सॉरी, ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे, और फिर ये ऐसे ऊपर। ठीक है, मैंने टू द स्केल ड्राइंग नहीं है, लेकिन आप उम्मीद समझ सकेंगे इसको। इसके बाद अब ये इसको नीचे पुश कर रहा है इस साइड को, तो ये नीचे ऐसे पुश हो जाएगा, और नीचे पुश होने के बाद जैसे कैंटिलीवर बेंड होता है उस तरह से ये बेंड होगा। ठीक है, यानी ये वाला जो सेक्शन है ये कैंटिलीवर की तरह बिहेव करने लग जाएगा ना। यहाँ पे जो एंगल है ये आपने इस तरह से रखना है कि जो एंगल इधर रखना है वही एंगल आपने इधर रखना है। ये आपने इंश्योर करना है, यानी जो एंगल ये बन रहा है वही एंगल आपने ये रखना है। मतलब बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है हम हाथ से ड्रा कर रहे होते तो कोई इतना ज़्यादा
अच्छा तो नहीं ड्रॉ हो पाता, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये दोनों को सेम एंगल पे रहना है, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ स्लाइडिंग डिवाइस। ये जो आपने इंसर्ट की हुई रेड में आपको जो नज़र आ रही है, एंड इट ओनली अलाउज रिलेटिव स्लाइडिंग, इट डजंट अलाउ रिलेटिव रोटेशन। तो इसका मतलब है कि जो जिस एंगल पे ये होगा उसी एंगल पे ये वाला क्रॉस सेक्शन रहेगा। दिस व्हाट इट इज़। सो इसके बाद बाकी आई थिंक इट इज सिंपल इनफ। आपको अगर ये डायग्राम बन गई है, तो ये तो आईएलडी बन गई है। अब इस आईएलडी को देखते हुए आपने शेयर ड्रॉ करनी है। हमने ये पॉजिटिव शेयर अप्लाई किया हुआ, अब ये शेयर के कन्वेंशन में नहीं जा रहा है। इस बुक में कन्वेंशन डिफरेंट है, दूसरी बुक्स में कन्वेंशन थोड़ी डिफरेंट होती है। बहरहाल इस पॉजिटिव साइन का मतलब ये है कि इसमें जो यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगी शेयर, इस यहाँ पे लोड रखने की वजह से जो इस लोकेशन पे शेयर प्रोड्यूस होगी उसकी वही कन्वेंशन साइन, उसकी वही सेंस होगी जो इसकी है। तो अगर आपको इस सेंस की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो आप उन रीजन्स को लोड कर दें जहाँ जहाँ ये ऑरिजिन, यहाँ जहाँ ये पॉजिटिव है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट आपको नज़र आ रही है। तो ये तीन जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये उन्हीं लोकेशंस के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं जो जहाँ जहाँ रीजन पॉजिटिव था। और जहाँ नेगेटिव है, जैसे ये रीजन हो गया और ये वाला रीजन हो गया, तो ये दो उन जगहों पे लगाए गए हैं ताकि मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट हम ऑब्टेन कर सकें एट दिस लोकेशन। बाय द वे, इस केस शेयर के केस में यहाँ से जो मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट होगा और जो मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट होगा उसकी एक ही वैल्यू बनेगी, उसकी सिर्फ डायरेक्शन का होता है फ़र्क। यानी शेयर में बस स्लाइडिंग की टेंडेंसी देखनी होती है ना। मसलन अगर मैं ये देखना चाहूँ कि ये दो ब्लॉक्स मैंने ऐसे रखे हुए हैं और मैं इसको ऐसे पुश कर दूँ और दूसरे को ऐसे पुश कर रहा हूँ, तो एक सेंस शेयर की ये है कि ये वाला ब्लॉक ऊपर जाए और ये ब्लॉक नीचे आए। दूसरा सेंस इसके अपोजिट ये होगा कि ये ब्लॉक नीचे आए और ये वाला ब्लॉक ऊपर जाए। है तो फिर भी स्लाइडिंग ही ना, तो मुझे तो स्लाइडिंग के अगेंस्ट डिज़ाइन करना है, भले जो सा ब्लॉक भी ऊपर जाए जो सा नीचे जाए, मुझे तो इससे कंसर्न नहीं होगा ना। तो शेयर के लिए जब हमने डिज़ाइन करना होता है तो हम इसके सेंस में इंटरेस्टेड नहीं होते, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन इट्स मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें इससे कोई कंसर्न नहीं होता कि किस तरफ से ये स्लाइड करने जा रहा है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थोड़ी सी अच्छी खासी लंबी 1.25 घंटे की वीडियो तकरीबन बन गई है, 1 घंटे से ऊपर वीडियो बन गई है। और लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं इसको एक सेशन के अंदर बंद कर सकूं इस सारे टॉपिक को। ये इस टॉपिक को लाइट ना लीजिएगा, इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट एज अदर टॉपिक्स जो हमने पहले पढ़ लिए थे। और दिस इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिज़ाइन को समझने के लिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आईएलडी को समझना, और स्पेशली जब हमने कंटिन्यूस बीम की आईएलडी डिस्कस करनी, इंडिटरमिनेट बीम्स के आईएलडी को डिस्कस कर दिया। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ये डिज़ाइन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप आगे डिज़ाइन में शुरू करेंगे कंक्रीट बीम्स का, जिसमें कंटिन्यूस बीम्स को भी आप डेफिनेटली डिज़ाइन करना होगा आपने, तो उसको समझने के लिए दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ गो हैड, अगर आपको कोई क्वेश्चन है यू कैन पोस्ट इन द कमेंट्स और यू कैन रिक्वेस्ट मी टू अरेंज क्वेश्चन आंसर सेशन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।